देखिए माइस्थीनिया ग्रेविस जो है एक वो बीमारी है जिसमें हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्ट होता है। सो माइस्थेनिया ग्रेविस अगर हमें किसी सिंपल टर्म्स में समझाना हो तो उसे कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे? सर, इसको कॉमन डायग्नोसिस के लिए हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, किन विशेषज्ञों से मिल सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट हमेशा फिजिशियन को होना चाहिए, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में करीब 2500 क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट हैं और 150 करोड़ की पॉपुलेशन को हर मरीज को न्यूरोलॉजिस्ट नहीं देख सकता है। और सारे क्वालिफाइड फिजिशियन आपके सिम्टम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नमस्कार, माय नेम इज प्रोफेसर विनय गोयल। आई एम चेयरमैन न्यूरोलॉजी एट वेदांता। वेलकम टू अनदर इशू ऑफ ब्रेन टॉक। आज हम बात करेंगे माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में। तो इसके बारे में क्वेश्चन आंसर करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अपूर्व शर्मा। ये डीएम न्यूरोलॉजी किया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से और अभी जो है मणिपाल हॉस्पिटल में मुझे कंसल्टेंट। डॉक्टर अपूर्व, वेलकम टू द शो। नमस्कार सर। तो आज हम बात करेंगे माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में। जी। तो सर, मेरा आपसे ये सवाल है क्योंकि आपका मोर देन 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। सर, माइस्थीनिया ग्रेविस अगर हमें किसी सिंपल टर्म्स में समझाना हो तो उसे कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे? देखिए माइस्थीनिया ग्रेविस जो है एक वो बीमारी है जिसमें हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्ट होता है। अब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होते हैं? हम जानते हैं कि बॉडी में नर्व्स होते हैं, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है और फिर मसल होती है। मान लो बल्ब है तो इलेक्ट्रिक वायर और जो बल्ब जहाँ कनेक्ट होता है एक जंक्शन होता है। तो ये जंक्शन है जो डिफेक्टिव होते हैं। ओके। तो उस जंक्शन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन सकती हैं। वो जंक्शन जो है डेवलपमेंटली एबनॉर्मल हो सकते हैं। तो उसकी वजह से जो है जो सिम्टम आते हैं उनको माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। अच्छा, तो सर इसमें क्या ऐसा कोई प्रेडिलेक्शन है कि ये मेल्स में ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, जवानों में होता है या वृद्ध सीनियर सिटीजन्स में होता है, फीमेल्स में? कुछ ऐसा इसका? इसके दो पीक होते हैं। एक तो फर्स्ट एंड सेकेंड 11 से 20 साल 25 साल की उम्र वालों को होता है। ओके। दूसरा पीक होता है एल्डरली। तो ये दो पीक होते हैं जब माइस्थीनिया के इंसिडेंस से ज़्यादा देखते हैं। और जो बाद वाली एज में होते हैं उनमें हमको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं वो किसी हिडन मैलिग्नेंसी की वजह से, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। सर, इसके कॉमन लक्षण सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर किसी इंसान जो आपका ये टॉक शो देख रहा है, अगर उनके परिवार में और किसी में अगर कोई भी सिम्टम ऐसे क्या वो देखे जिससे कि वो तुरंत आपके पास कंसल्टेशन के लिए आ जाए? माइस्थीनिया ग्रेविस का जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो होता है टोसिस, यानी आपकी पलक जो झुकने लगती है या आपको दो दिखाई देने लगता है, या जब आप कंटिन्यूसली बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ बदल जाती है। जब आप खाना खा रहे हैं तो खाने में दिक्कत होती है। जब आप चबाते हैं तो एक पहली रोटी खाने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दूसरी तीसरी रोटी खाने में, जिसको हम बोलते हैं फटीग। मान लो आप स्टेज चल रहे हैं तो 5 स्टेप तो चल लिए, बाद में आपको लगेगा अब मैं थक गया हूँ। जमीन से बैठ कर उठ रहे हैं तो 2 बार तो उठ के तीसरी बार उठने में दिक्कत होगी। तो सुबह तो आदमी फील ठीक करता है, शाम को जाते जाते फटीग होने लगता है। तो शाम को उठ के बैठने में दिक्कत होने लगती है, पता चला शाम को खाने में दिक्कत हो रही है, आँख की पलक छोटी हो गई। तो जब ये ऐसे सिम्टम हो जो फटीगेबल हो, सुबह बेटर है, शाम को ज़्यादा हो रहे हैं, या कोई एक्टिविटी करने के बाद बढ़ रहा है, जैसे आप चले आधा किलोमीटर तो आपको लगा तो बहुत थक गया, जो कि अनकस्टम है। नॉर्मल आदमी 1 किलोमीटर चलेगा तो उसको ऐसा महसूस नहीं होगा, लेकिन इस व्यक्ति को लगेगा मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया। तो जब भी थकान वाले सिम्टम आपको आ रहे हैं और जो मैंने बताया वो बात है, तो आपको सोचना चाहिए क्या ये माइस्थीनिया हो सकता है। सर, इसको कॉमन डायग्नोसिस के लिए हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, किन विशेषज्ञों से मिल सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट हमेशा फिजिशियन को होना चाहिए, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में करीब 2500 क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट हैं और 150 करोड़ की पॉपुलेशन को हर मरीज को न्यूरोलॉजिस्ट नहीं देख सकता है। और सारे क्वालिफाइड फिजिशियन आपके सिम्टम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उनसे मिलें और ये सवाल पूछ लें कि क्या मेरे को माइस्थीनिया तो नहीं हो गया है। तो अगर उन डॉक्टर साहब को अगर जो डाउट होगा तो किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास आपको रेफर कर देंगे। जब हमारे पास मरीज आता है तो सबसे पहले हम देखते हैं उनके सिम्टम क्या है, क्योंकि सिम्टम से ही आपको डाउट हो जाता है कि माइस्थीनिया ग्रेविस है। दूसरा फिर कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो माइस्थीनिया में होती हैं, वो एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं। वो एक इलेक्ट्रिक करंट लगा के जिसको रिपीटेटिव नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि मसल में फटीगेबिलिटी कितनी है। ये 2 कॉमन टेस्ट होते हैं। तीसरा चेस्ट का सीटी स्कैन करते हैं, जैसे कुछ करीब 10 से 15% पेशेंट में एक थाइमस का ट्यूमर होता है जिसको हम बोलते हैं थाइमोमा। तो ये बेसिक टेस्ट होते हैं जो एंसिलरी टेस्ट होते हैं कंफर्म करने के लिए कि क्या आपका डायग्नोसिस है और आगे मैनेजमेंट में भी उससे मदद है। ओके सर, इसका इलाज कैसे संभव है? पहले तो इलाज को हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जब मरीज इमरजेंसी में आता है,
कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो गई है, खाना खाने में दिक्कत हो गई है, और अब जो है मतलब नॉर्मल आदमी जैसे 12 से 15 बार सांस ले रहा है, वो 40 बार सांस ले रहा है। नॉर्मल आदमी 30 से 40 सेकंड तक ब्रेथ होल्ड कर सकता है, वो 10 सेकंड भी ब्रेथ होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो ब्रेथ लंबी सांस लेके आप रोक लें और देखें कितनी देर होल्ड कर पा रहे हैं। ये भी एक तरह का टेस्ट है ये जानने के लिए कि कितना सीवियर है। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में फिर हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम प्लाज्माफेरेसिस यानी खून की सफाई करते हैं जिससे एंटीबॉडी निकाल देते हैं, दूसरा होता है इम्यूनोग्लोबिन देते हैं, थेरेपी देते हैं। तो ये डॉक्टर ये देखता है कि आपकी स्थिति में कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप भी मेरे साथ इतने साल से काम कर रहे हो, तो हम जानते हैं कि हम लोग प्लाज्माफेरेसिस को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि अगर जो प्लाज्माफेरेसिस देने के बाद अगर कुछ लोगों को पूरा असर नहीं आता है तो हम IVIG बाद में दे सकते हैं। ये एक थोड़ा सा एडवांटेज है। दूसरी बात है कि माइस्थीनिया के जो सिम्टम जो रूटीन वाले हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे उनके सिम्टम कंट्रोल होते हैं। वो तो है सिम्टोमेटिक। एक होते हैं कि डिजीज को मॉडिफाई करने के लिए कि लंबे टाइम तक दोबारा सिम्टम ना आए या सिम्टम सबसाइड कर जाए, उसके लिए हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जो कि लंबे टाइम तक चलती हैं। उसके लिए बहुत सारी मुंह से खाने वाली दवाइयाँ हैं, कुछ लोग उसके इंजेक्शन भी एक तरह के आते हैं वो भी देते हैं। तो वो आपकी एज कितनी है, आपको और कौन सी बीमारियाँ हैं, आपको सिम्टम कितने हैं, कुछ को माइल्ड सिम्टम है, कुछ को बहुत सीवियर सिम्टम है, आपको बल्बर सिम्टम है कि यानी खाने में या सांस लेने में दिक्कत है, वो सारे सिम्टम को देखते हुए डिसाइड करेंगे कि कौन सी दवा आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल है। अच्छा सर, इसमें एक सवाल और भी लोगों का होता है कि इसको कोई क्योर कर सकता है क्या, या पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द सर्जरी पार्ट, तो ये कुछ आप इस पे ज्ञान आपने दीजिए। सवाल पूछा है, मैं समझ रहा हूँ आपने क्यों पूछा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया करीब 15% पेशेंट में वो चेस्ट में एक ट्यूमर होता है, इसको थायमोमा कहते हैं। जिस पेशेंट को CT चेस्ट में थायमोमा है उसको तो ऑपरेशन हमको करना ही है, लेकिन बचे हुए करीब 30-40% केसेस में थायमिक हाइपरप्लेजिया होता है। नॉर्मल जो थाइमस होता है वो एनलार्ज हो जाता है, और ये एक ऑर्गन है जो आपके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो ऐसा मानना है कि अगर जो हम उसको निकाल दें तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, क्योंकि एंटीबॉडी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो आपकी बीमारी ज़्यादा अच्छा कंट्रोल करेगी। अच्छा। तो ये एक टाइप का सर्जरी होता है। बाकी और कोई माइस्थीनिया पर से बीमारी के लिए कोई सर्जरी नहीं है। और आपने बोला क्योर, देखिए ऐसा है, माइस्थीनिया एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जब हम ऑटो इम्यून बोलते हैं इसका मतलब आपकी बॉडी के टिश्यू के अगेंस्ट में ही आप एंटीबॉडी बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं वो अलग सब्जेक्ट है कि आपकी बॉडी के टिश्यू को आपकी बॉडी अपना टिश्यू नहीं समझ रही, इसलिए उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना रहे हैं। जब वो एंटीबॉडी बनाए तो ये जो फिनोमिना है ये शॉर्ट टर्म नहीं होता है, लंबे टाइम तक चलता है। तो हालांकि दवाई देने के बाद उसके सिम्टम कंट्रोल कर लेते हैं, ताकि अंडरलाइन बीमारी जो कई बार रहती है तो इसका इलाज बहुत लंबा चलता है। तो कुछ लोग बोलेंगे मैं तो बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ, तो वो लोग दवा बंद कर देते हैं। तो आप दवा बंद भी कर देते हैं, फिर भी आपके डॉक्टर के टच में रहिए। मैंने ऐसा भी देखा है कि 10-10, 15-15, 20-20 साल बाद मरीज को वही सिम्टम दोबारा आए। इसका मतलब आपकी बीमारी अंदर दबी हुई थी और उसके सिम्टम नहीं आ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप डॉक्टर के रेगुलर टच में है तो वो आपके अर्ली सिम्टम को पहचान के बता सकता है कि अब आपको दोबारा दवा शुरू करनी है या क्या करना चाहिए। मेरे पास ज़्यादातर मरीज जो आते हैं बाद में वो तब आते हैं जब मामला सीरियस हो जाता है। तो वो कहते हैं 1:9 saves 9। अगर जो हम पहले ही सिम्टम पे डायग्नोज कर दें तो उसका दवा देना आसान है, उसकी रिकवरी बहुत अच्छी है। उसी की बजाय अगर जो हम बीमारी को इतनी बढ़ा के लाएं, जब जैसे हमने बात किया कि अगर जो आपकी सांस में दिक्कत हो गई तो आपको वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा। वेंटिलेटर पर डालेंगे तो इन्फेक्शन होने का डर रहता है, उस टाइम प्लाज्माफेरेसिस करेंगे वो एक्सपेंसिव मेथड है, IVIG देंगे वो एक्सपेंसिव मेथड है। तो जो माइनर सिम्टम पे सिंपली दवा देकर जो बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको आपने इतना बढ़ा दिया। तो जब आपने इतना बढ़ा लिया है तो उसके सिम्टम कंट्रोल करना भी मुश्किल हो गया। तो समझदारी ये है कि सिम्टम के पहले सिम्टम पे जैसे आपको डाउट हो तो जाके मिलिए। दूसरी समझदारी ये है कि आप रेगुलर अपने डॉक्टर के टच में रहें। और आप भी जानते हैं कि जो लोग टच में नहीं रहते मोस्टली वो लोग प्रॉब्लम करके आते हैं और शायद इस बात को सोचते हैं मैं ठीक हूँ, वो तरीका गलत है। तो सर एक कोई लास्ट पॉइंट आप अपने पेशेंट्स को बोलना चाहेंगे कि एक लाइन में कि माइस्थीनिया के बारे में आप क्या सतर्क रहें? मैं मेरे मरीजों को हमेशा ये बोलता हूँ कि माइस्थीनिया से डरना चाहिए। हम भी डरते हैं क्योंकि जो माइस्थीनिया का पेशेंट आता है हमारी सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि वो डिटोरेट ना करे। दूसरी बात है जिनको माइस्थीनिया ग्रेविस है वो
उनको सावधान रहना चाहिए। एक बात जो आपने कही कि और क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन से बचना चाहिए। अगर जो 100 मरीज जिनको क्राइसिस बोलते हैं, जब आपको ब्रीदिंग के लिए वेंटिलेटर पे लगाना पड़ता है, तो 90 मरीज वो होते हैं जो इन्फेक्शन की वजह से डिटोरेट करके आते हैं। तो उसके लिए जैसा अब हम इस टॉक से पहले भी बात कर रहे थे कि जब विंटर आने लगता है तो अगस्त सितंबर के टाइम पे हम अपने डॉक्टर से बात करके इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीन लगा लें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे सारे मरीज पहले ही वैक्सीन लगा लें, जिससे जब विंटर आएगी तो उनको चेस्ट इन्फेक्शन होने की चांस कम हो जाएंगे, तो डिटोरेट होने की चांस भी कम हो जाएंगे। एक और सावधानी रखनी कि जब भी आपकी दवाइयाँ चलती हैं तो डॉक्टर आपको रेगुलर ब्लड टेस्ट करने के लिए कहता है। मेरा ये रूल है, जब तक मेरी ब्लड टेस्ट करके नहीं लाएगा मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगा। क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि दवाइयों से कई बार पेनक्रियाज में इफेक्ट आ जाता है, बोन मैरो में इफेक्ट आ जाता है, कई बार चेस्ट इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो ये सब बातें अगर जो डॉक्टर के आप रेगुलर टच में रहेंगे तो आप उससे कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे। थैंक यू, आपने काफ़ी इलेबोरेट वे में हमें माइस्थीनिया के बारे में सारी जानकारी दी, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट और क्या स्टेप्स लेने चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, माइस्थीनिया से डरें। थैंक यू।